सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का प्रोग्राम खाड़ी का युद्ध और मेरी ओपिनियन, यानी इसमें मेरी राय क्या है। इस वक्त जो अ, ताजा खबरें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि नेतन्याहू ने कसम खाई है कि अगर जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि तमाम यूरोप को इजराइल को अपने हथियार गाजा में नरसंहार करने के लिए नहीं देने चाहिए, इन्हें बैन कर देना चाहिए। तो एक तरह से भड़क गए हैं नेतन्याहू और उन्होंने अपने एग्रेसिव अंदाज में ये कहा है कि अगर फ्रांस या कोई मुझे हथियार नहीं देगा तो मैं तो भी अकेला हराऊंगा ईरान को और प्रॉक्सी को। ये बड़ा दावा जो है नेतन्याहू की तरफ से कर दिया गया है। उधर शुक्रवार के अपने खुतबे यानी अपने भाषण में आयतुल्लाह खमेनी ने जो कहा था वो बड़ा स्पष्ट था कि इज़राइल बहुत देर टिक नहीं पाएगा। ये हम तमाशा देख चुके हैं कि भारी भरकम एक मिसाइलों का हमला किया गया, उसमें कोई एयर डिफेंस सिस्टम जो है काम ना आ सका। वो मिसाइल टारगेट पे लगी। अब जो सूरत हाल जहां हम आज खड़े हैं वो क्या है? यहाँ एक तरह से जो आपको याद होगा कुद्स फ़ोर्स के ही जनरल ब्रिगेड जनरल होते थे कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी साहब की जगह पे जहाँ इस्माइल कानी को उनका कुद्स फ़ोर्स का जनरल बनाया गया था। इज़राइल का दावा ये है कि उन्होंने उसे मतलब शहीद कर दिया है। ईरान का मीडिया कह रहा है कि खबर आई है, राब्ता हुआ है, इस्माइल कानी अभी ज़िंदा है। मतलब वो सेफ है। तो अभी ये तो वक़्त के जो है गर्भ में है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ सामने ना आ जाए तब तक ये कहा नहीं जा सकता। तो इसमें वही बात कि इसमें कोई शक नहीं है कि इज़राइल ने टारगेट किलिंग बहुत ही ज़बरदस्त की है और अमेरिका और इज़राइल, अब मैं अमेरिका और इज़राइल ना कहूँ तो ज़्यादा अच्छा क्यों होगा, इस पर हम क्योंकि आज का जो तज्जिया है, आज का जो विश्लेषण है वो इसी बात को लेकर है कि इज़राइल क्या है और अभी जो हमला करने जा रहा है उसके नतीजे क्या होंगे? असल मुद्दा ये है। इज़राइल को लेकर अमेरिका में कई मीडिया आउटलेट ने ये बात कहना शुरू कर दिया है कि असल में अमेरिका इज़राइल का एक गुलाम देश है, खरीदा हुआ देश है और उसकी डेफिनेशन जो वो करते हैं वो ठीक उसी तरह की आज चर्चा शुरू हो गई है, जैसे मैंने लगभग 10-12 सालों से मैंने वही बात कही है। अब खुद अमेरिका के अंदर ये बातें शुरू हो गई हैं कि क्या अमेरिका कोई खुद मुख्तार देश है या फिर वो इज़राइल के कहने पर ही सारे काम करता है। उसकी वजह आप जानते हैं क्या? हम बहुत ज़्यादा बार-बार किसी मज़हब या धर्म का नाम लें, वो बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, मगर जो इज़राइली लॉबी कही जाती है अमेरिका के अंदर, पूरा देश या राजनीतिक पार्टियाँ या चुनाव के फंडिंग, चुनाव के नतीजे सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। सीआईए से लेके हर तरह की जो इन्वेस्टमेंट होते हैं फॉरेन फाइट और लड़ाइयाँ और कूटनीति में भी उन्हीं लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उनकी कंपनियाँ प्लान करती हैं किस तरीके से कितने हथियार कहाँ खर्च हो सकते हैं, कितने बेचे जा सकते हैं, किस देश को अगर हम दबाएँगे, मारेंगे, पीटेंगे तो कौन-सा देश हमारे कितने हथियार खरीद सकता है। तो वो कुल मिलाकर पूरी नीति ही वो बनाते हैं और लगातार वो युद्ध में जो है अमेरिका के ज़रिए चलते रहते हैं। यानी जो नेतन्याहू है वो उसको या इज़राइल में जो लोग बैठे हैं उनको वो अपना शायद कोई धर्म का गुरु मानते हैं और इसीलिए वो इस अंदाज में कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो कह रहा है वो धार्मिक लड़ाई को लीड कर रहा है, इसलिए वो उन सबसे बड़ा है जो अमेरिका को लीड करते हैं। तो यहाँ इसमें बार-बार अगर इज़राइल कहो तो अमेरिका और अमेरिका कहो तो इज़राइल, कुछ अलग नहीं होगा और इन सब की मदर फादर जो है वो ब्रिटेन है, ये भी हम बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो हमें कभी भी किसी भी एंगल पे अमेरिका, इज़राइल या ब्रिटेन को अलग करके नहीं देखना चाहिए, इसलिए ये युद्ध बड़ा हो जाता है और युद्ध इस मायने में बड़ा हो जाता है कि अमेरिका या ब्रिटेन की जनता कोई मायने नहीं रखती, उनकी अपनी सड़कों पर आंदोलन होता है, वो फ़िलिस्तीनियों के फ़ेवर में होता है, इज़राइल की सेना से हिंसक कार्रवाइयों के खिलाफ होता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मतलब गुलाम के गुलाम हैं। तो खैर वो हम उनकी इंटरनल स्थिति को हम नहीं बदल सकते सिवाय इसके कि हम जान लें कि अमेरिका, ब्रिटेन और इज़राइल का रिश्ता क्या है। तो अब हम आते हैं असल मुद्दे पे, जिस तरीके की तैयारी, जिस तरह अमेरिका से एक्सपर्ट आए, उन्होंने बातचीत की, अपना आदान-प्रदान किया और वो तमाम जो टारगेट है, कहाँ कौन-सा टारगेट लॉक करना है, कब, किस टाइम, किस घड़ी, किन-किन इलाकों पर हमला करना है, ईरान को लेकर ये चर्चाएँ जो हैं वो
खुद इजराइल का मीडिया भी कर रहा है, अमेरिका का मीडिया भी चर्चा में कर रहा है और खुद नेतन्याहू सरेआम आकर कह रहा है और उनके बहुत से लीडर भी कह रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि भई हम जो है हमला करने जा रहे हैं। तगड़ा हमला करने जा रहे हैं ईरान पर इसके 3 डेफिनिशन उनके जो है वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें एक है कि हम एक आर्थिक हमला करेंगे। आर्थिक हमले का मतलब ये होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कीमती उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जो तेल की आवाजाही है उसको खत्म कर दिया जाएगा, जो बंदरगाहें हैं उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ये इसको वो आर्थिक हमला कहेंगे और जो वो कहेंगे कि हमें जो मिलिट्री हमला करना है उसको क्या करना है? वो कहेंगे जहाँ पर मशीनें मिसाइलें बनाई जा रही है उन कारखानों को टारगेट करेंगे, जहाँ पर जहाज एयरक्राफ्ट खड़े हैं उन इलाकों को टारगेट करेंगे और परमाणु प्रोग्राम जहाँ चल रहा है हम उसको टारगेट करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो हमले हैं और इसमें तीसरा उन्होंने कहा है राजनीतिक हमला। तो राजनीतिक हमले में स्पष्ट करते हैं वो लोग कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल वहाँ पर पर्सनैलिटी हैं उनमें आयतुल्लाह खamenei भी शामिल हैं, तो इनको वो टारगेट करेंगे और जो हमला करेंगे उसमें उड़ा देंगे। ये नेतन्याहू के बयान से क्लियर है, उनके अखबारों से क्लियर है और ये पूरा का पूरा जो प्लान जो है ब्रिटेन मतलब अमेरिका, ब्रिटेन एंड इज़राइल ये पूरा का पूरा प्लान जो है सामने आ चुका है। फ्रांस इसमें थोड़ा-सा बैकआउट करने की बात कर रहा है। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो अलग बात है क्योंकि इज़राइल नेतन्याहू बड़े ज़ोर से जब धमकी देता है तो वो धमकी 3 देशों की होती है जिसमें से एक अमेरिका होता है, एक ब्रिटेन होता है और एक इज़राइल होता है। तो उसको एक नेतन हम ये सोचे कि जो 40,000 लड़ाकों से युद्ध नहीं जीत सका, वो नेतन्याहू उस देश का जो प्रधानमंत्री है वो दुनिया को धमका देता है, फ्रांस जैसी ताकतों को धमकाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है इसके पास? तो मैंने सिर्फ इसलिए उसकी जो पोजीशन है पॉलिटिकली वो बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस मामले में कि अगर हमला होता है तो क्या हो सकता है? अभी HQ-9 जो चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम है वो इज़राइल के पास है। HQ-9 ये पाकिस्तान के पास भी है। HQ-9 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे थोड़ा-सा प्लस माना जा सकता है S-300 रशिया की एयर डिफेंस सिस्टम से और थोड़ा-सा कम माना जा सकता है S-400 से। तो ये यानी S-300, S-400 के बीच का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कारगर कितना है इसका अभी किसी युद्ध में मुज़ाहिरा देखा नहीं गया है, क्योंकि ये अभी मतलब इसको हम ये कहें कि किसी युद्ध में इसने बड़ी कोई कारकर्दगी दिखाई है, ये नहीं है। अभी तक ये पशे पर्दा है, इस्तेमाल कई देश कर रहे हैं, चाइना खुद भी करता है। मगर ये सक्सेस होगा कि नहीं देखा जाएगा। मगर जहाँ तक होता है एस-300 का सवाल तो दोस्तों एस-300 सुपरसोनिक मिसाइल अगर डाली जाएँगी, तो एस-300 मुझे नहीं लगता उसको रोक पाएगा। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक तो है कि नहीं ये तो अभी पता ही नहीं है। सुपरसोनिक मिसाइल को भी एस-300 रोक नहीं पाएगा। F-16 को भी मुश्किल है कि वो टारगेट कर पाए। मुश्किल है कि एस-300 जो है F-35, F-15 को टारगेट कर पाए। तो इसका मतलब जो इस वक़्त जिन लड़ाकू जहाज़ों के साथ लड़ा जाएगा, जो हमला करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, तो अभी जो प्रत्यक्ष एयर डिफेंस सिस्टम है, उनमें हमको लगता है कि कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जो इज़राइल, अमेरिका और ब्रिटेन के मुश्तरका हमले को रोक दे। तो ये एक बड़ा मतलब जो है ईरान के लिए चिंता का विषय है कि वो रोक पाएँगे कि नहीं रोक पाएँगे, मगर हमला उन्हें करना था, वो कर दिया है। आखिरी वो क्या कर सकते हैं? यानी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक हाइपरसोनिक ड्रोन बनाने की बात कही थी ईरान ने कि उनके पास एक टेस्ट भी किया था कि हाइपरसोनिक ड्रोन है जो एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। अब ये भी भविष्य के गर्भ में अभी शामिल है कि अगर ये हाइपरसोनिक ड्रोन एयरक्राफ्ट, जेट फाइटर्स विमान को अगर गिरा सकता है, तो एक ये दुनिया के सामने एक बड़ा वेपन जो है वो आएगा, एक अलग तरह का वेपन आएगा। पर एक सवाल ये उठता है कि अगर ये हाइपरसोनिक एयर डिफेंस ड्रोन अगर है हाँ, तो ये हिजबुल्लाह के पास होना चाहिए था क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ज़मीन पर डट सकता है, लड़ सकता है, अड़ सकता है बशर्ते के एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास हो। यानी जब उन पर एयर अटैक होते हैं, तो एयर अटैक जो है आप जानते हैं कि कहीं भी आज नई जो जो युद्ध नीति है उसमें सबसे पहला काम होता है अटैक। एयर अटैक के ज़रिए जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं फौजी जो बनाई होती हैं मोर्चे उनको
क्रैक करता है, तोड़ता है और उसके बाद जो है पैदल सेना जहां-जहां एयर स्ट्राइक से क्लियर कर दिया जाता है, वहां-वहां पर पैदल सेना जो है मूव करती है, यानी बख्तरबंद बंद गाड़ियां और टैंक लेकर घुसती है। मगर उससे पहले एयर फोर्स जो है उसी इलाकों को क्लीन करती जाती है। अगर हिजबुल्लाह को हम फाइट में देखें तो उसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम लाजमी है, जो अभी तक हमें एक भी नजर नहीं आया है। यानी किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को अभी तक लेबनान के अंदर नहीं गिराया गया है। इसका मतलब साफ है कि लेबनान के ऊपर तो इजराइल हावी है। एक दिन, एक महीना, एक साल या लंबी लड़ाई, वो क्लीन कर देगा, हिजबुल्लाह को हरा देगा और लेबनान को वो गाजा की तरह प्लेन कर देगा। अब इसमें शक रखने की कोई गुंजाइश नहीं है तब तक जब तक किसी नए हथियार का हिजबुल्लाह की तरफ से इस्तेमाल न किया जाए। तो ये तो बिल्कुल आप जो है क्लियर मान के चलें। वो अलग बात है कि हम कहेंगे आज 38 मार दिए हिजबुल्लाह ने, कल 2500 मार दिए जो है वो इजराइल ने। तो ये कंपेयर जब हम इस युद्ध को करते हैं तो इसमें जो फोर्स की ताकत है, जो तकनीक है, उसमें हिजबुल्लाह कहीं नहीं टिकता है और कहीं मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ये क्लियर है। उन्होंने क्या कहा, क्या वीडियो दी, क्या बातें की, वो तो क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि भई ये एक्चुअली कोई नेशन होता है तो वो अपनी चीज़ों को क्लियर करता है कि मेरे पास ये है, वो है, नहीं है। हमने सिर्फ आकलन करने की कोशिश की थी कि इसमें रशिया जो है कुछ डाल सकता है, चाइना कुछ दे सकता है, ईरान की तरफ से कुछ ना इन अगर ये इतने एग्रेसिव हैं तो इनकी हिफाज़त के लिए भी कुछ ना कुछ दिया होगा और हिफाज़त ज़रूरी थी आसमान की, यानी एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूरी था, जो अभी तक नज़र नहीं आया। अब ये जो हमें गाज़ा में नज़र नहीं आया, लेबनान में नज़र नहीं आया, सीरिया की तरफ से भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम हमें एक्टिव नज़र नहीं आया, जबकि रूस का एस-400, 300 वहाँ पर मौजूद है। अब सवाल आता है बेसिकली डिक्लेयर तौर पर एस-400 या एस-500 ईरान के पास नहीं है। डिक्लेयर है एस-300, एचक्यू-9 और जो वो दावा कर रहा है उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान ने बनाया है वो, और एक वो हमने उसकी एक खबर बहुत दिन हो गए मुझे पढ़े, मतलब हल्की सी मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास हाइपरसोनिक ड्रोन है जो एयर डिफेंस सिस्टम का काम करेगा, जो एयर टू एयर भी है और जमीन से एयर की तरफ भी है। अब उसमें रडार सिस्टम कितना उनका क्या कैसी फंक्शनिंग है उस पर मेरे ख्याल से तफसील में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बट हम इस वक्त जो देख रहे हैं कि अगर ये युद्ध हुआ और जो कि होने की पूरी पूरी संभावना है, तो फिर मिडिल ईस्ट का नक्शा कैसा होगा, फिर दुनिया कहां कहां से इस वॉर में शामिल होगी या फिर ईरान को खत्म होने दिया जाएगा। ये एक अलग इशू है कि जो ईरान है अब वो सस्टेंड करेगा, रूस क्या, चाइना क्या उनकी मदद के लिए यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे जिस तरह इसराइल की मदद के लिए, बल्कि हमले के लिए जो है अमेरिका और ब्रिटेन मौजूद है। अगर इजराइल के लिए अमेरिका और ब्रिटेन अपने बेड़े, अपने जहाज, अपने फाइटर, अपने डिस्ट्रॉयर लेकर इस इलाके में आ पहुंचा है, तो सीरिया में मौजूद पहले से ही रशिया के जो है फाइटर, डिस्ट्रॉयर और तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और फोर्सेस होने के बावजूद क्या सीरिया की जमीन से मूव करते हुए ईरान की हिफाजत करने के लिए रशिया जो है वो तैयार है, या फिर वो सिर्फ इसको छोड़ देगा? और वो क्यों छोड़ सकता है और क्यों साथ दे सकता है, ये एक बहुत बड़ा इशू अभी सामने बचा हुआ है। तो इस प्रोग्राम को लंबा नहीं करते, इसके 1 घंटे के बाद का जो प्रोग्राम होगा आप उसमें देखेंगे कि हम अगर इज़राइल ने हमला किया, जो कि पूरी संभावना है, और इतना बड़ा हमला किया कि उसका रिटेलिएट करने के लायक ही ईरान ना बचा, तो फिर क्या होगा? इस पर अगला प्रोग्राम है। और अगर ईरान ने तुरंत काउंटर शुरू करके 12 या 14 मिनट में जितनी भी उसके पास हाइपरसोनिक है सारी की सारी इजराइल के अंदर अगर लॉन्च कर दी, तो इजराइल का क्या होगा? और ब्रिटेन और अमेरिका को हुतीज क्या उनको रोक पाएंगे? क्योंकि अभी जो एयर अटैक हुआ है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ब्रिटेन की तरफ से अमेरिका की क़यादत में जो हुआ है उसके नतीजे कैसे हैं उसे भी देखना पड़ेगा। तो अगले प्रोग्राम का इंतजार करें। इस प्रोग्राम में इतना ही। 1 घंटे बाद इसी की अगली कड़ी आपके सामने लेकर हाजिर होगा। इजाजत दें। खुदा हाफिज।